जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम शिशु। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि हम लोग अपनी केमिस्ट्री की कक्षा कर रहे थे, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग अलग अलग धातु के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आज हम लोग एल्युमिनियम के बारे में देखेंगे। आज की हमारी कक्षा जो है एल्युमिनियम के बारे में होगी, ठीक है। लुसेंट साइंस से आपके बीपीएससी के लगभग 90% क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। बाकी के बचे हुए 10% क्वेश्चंस के लिए मैं PYQ करा दूंगा। हाँ, फिर भी एक आध सवाल रह ही सकते हैं, इसकी मैं गारंटी देता हूँ, नहीं ले सकता, ठीक है। आपके 80 क्वेश्चंस आगामी बीपीएससी में डायरेक्ट लड़ने वाले हैं हमारे कंटेंट से। ये बात आप याद रखिए, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ। साथ ही हमारी MCQ की कक्षा भी चल रही है मॉडर्न हिस्ट्री की। आप जाके एक दफ़ा वहाँ देख लीजिए, ओके। इसके अलावा मैं करंट अफेयर की कक्षा शायद आज लूँ या कल लूँ। मैं एक सप्ताह का द हिंदू एनालिसिस प्लस विजन IAS के मंथली मैगजीन का हाफ मैं कर दूंगा विथ शॉर्ट नोट्स, ओके। चलिए आइए देखते हैं। साथ ही हमारे प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको बहुत सारे कंटेंट देखने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं, एल्युमिनियम के बारे में पढ़ते हैं। इससे संबंधित एक 70th PPSC में सवाल पूछेगा। एल्युमिनियम का फॉर्मूला था Al और परमाणु संख्या होता 13, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि ये इसकी प्राप्ति कैसे होती है और कहाँ से होती है, ठीक है। तो एल्युमिनियम जो है, इसकी प्राप्ति जो है कहाँ से होती है और कैसे होती है देखते हैं। प्रकृति में एल्युमिनियम जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, ठीक है, लेकिन इसके यौगिक काफ़ी मात्रा में मिलते हैं। जो एल्युमिनियम है इसका यौगिक जो है मिलता है कहाँ, यह यौगिक मिलता है जो बॉक्साइट के रूप में मिलता है, कोरंडम के रूप में मिलता है, डाइस्पोर के रूप में बोलता है, फेल्सपार के रूप में मिलता है, अवरक के रूप में मिलता है, ठीक है, काओलिन के रूप में मिलता है और क्रायोलाइट के रूप में मिलता है। जिसमें कोरंडम और क्रायोलाइट को लेके बीपीएससी ने 70 में सवाल पूछे थे कि ये किसके अयस्क है, तो ये एल्युमिनियम के अयस्क थे, ठीक है। ये एकदम सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, जाकर आप देख लीजिए, नहीं विश्वास हो तो। स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलते पर इन सब चीज़ों में मिलते हैं। अब जब यहाँ से मिलते तो इन्हें निकाला जाता होगा। तो एल्युमिनियम जो है भूफरपट्टी में सबसे अधिक पाए जाने वाला धातु है। एल्युमिनियम से ज़्यादा कोई भी धातु भूफरपट्टी में नहीं पाया जाता। ऑक्सीजन और सिलिका के बाद सबसे अधिक पाया जाने वाला तीसरा तत्व है, ठीक है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, उसके बाद सिलिका, उसके बाद ऑक्सीजन, ठीक है। सबसे ज़्यादा धातु में पाया जाने वाला तत्व है एल्युमिनियम, लेकिन क्रम में देखिएगा तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, फिर सिलिका, फिर ये एल्युमिनियम, ठीक है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है, जो एल्युमिनियम को जल योजित ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। जल योजित ऑक्साइड का मतलब क्या है, उसमें पानी मिला रहता है प्लस ऑक्सीजन की अभिक्रिया के साथ मिलता है। चूँकि यह सर्वप्रथम फ्रांस के बॉक्स नामक स्थान पर खोजा गया था, इसलिए इसका नाम बॉक्साइट पड़ा, ठीक है। ये समझ गए। अब आइए हम एल्युमिनियम के निष्कर्षण से देखते हैं कि एल्युमिनियम को निकाला कैसे जाता है। एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः बॉक्साइट अयस्क के विद्युत अपघटन विधि से होता है। विद्युत अपघटन मतलब क्या होता है, मतलब उसके अंदर करंट की प्रवाह करवाई जाती है। बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है, हाइड्रेट एल्यूमिना, ये याद रख लेगा। बॉक्साइट के वैद्युत अपघटन में क्रायोलाइट का उपयोग बॉक्साइट को कम ताप पर घुलाने हेतु किया जाता है। यानी जो बॉक्साइट को मान लीजिए हम उसका वैद्युत अपघटन कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि बॉक्साइट के अंदर जो है वो कम ताप पे ही बॉक्साइट का जो पूरा अयस्क है वो घुल जाए और घुल के एल्युमिनियम अलग हो जाए। तो इसके लिए हम एक चीज़ का यूज करते हैं जिसको क्रायोलाइट बोलते हैं, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं, एल्युमिनियम के भौतिक गुण देखते हैं क्या क्या है, ठीक है। तो एल्युमिनियम के भौतिक गुण ये है कि ये चांदी के समान चमकीली धातु है और इसका द्रवनांक यानी मिल्टिंग पॉइंट जो है 9.8 डिग्री सेल्सियस है और क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट जो है 2200 डिग्री सेल्सियस है और तथा विशिष्ट ग्रोथ 2.7 है। आइए द्रवनांक समझ लेते हैं, क्वथनांक एक बार समझ लेते हैं क्या होता है। द्रवनांक जो है वह ताप है जिस पर कोई वस्तु द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है और क्वथनांक वह ताप है जिस पे कोई वस्तु, जिस ताप पर जाने के बाद वस्तु जो है या कोई भी चीज़ उबलने लगती है, ठीक है। यह ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, कौन, और ये आघातवाद वर्ध तथा तन्य धातु है, कौन, एल्युमिनियम, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं एल्युमिनियम के रासायनिक गुणों के बारे में कि क्या क्या रासायनिक गुण है। एक्चुअली इतना रासायनिक गुण याद नहीं करिएगा क्योंकि इतना याद रहना संभव भी नहीं है, तो बस मैं आपको पढ़ा देता हूँ, बट आप करिएगा। तनु और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में घुलकर यह हाइड्रोजन गैस देता है, ठीक है। जैसे
Ag प्लस HCl यदि आप करेगा तो बनेगा AgCl, ठीक है, ये सॉरी AlCl2 एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस H2 निकलेगा, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ धीरे धीरे प्रतिक्रिया कर यह हाइड्रोजन गैस देता है। यह सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किए जाने पर एल्यूमिना सल्फेट बनाता है, ठीक है, और ACO2 गैस बाहर निकलती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में यह घुलकर एल्यूमिनेट लवण बनाता है, ठीक है। तो अब इसे छोड़ दीजिए, इतना मत याद कीजिए, यहाँ से सवाल ऐसे नहीं पूछेंगे, और पूछेंगे भी तो बनेगा नहीं, क्योंकि ऐसा मुझे ही पता है कि कितना बच्चे रट सकते हैं। अब बस एल्युमिनियम का उपयोग याद रखिएगा, इससे सवाल पूछते हैं। ये मिश्र धातु के रूप में भी इसका उपयोग होता है, मोटर वोटर बनाने में, घरेलू बर्तन बनाने में इसका यूज होता है, इसका तार बनता है, लोहा और मैग्नीज आदि धातु के ऑक्साइड को धातु में अवकरित करने पर यह काम आता है। इसके पत्तर मिठाई, सिगरेट आदि में लपेटे जाते हैं, और थर्मिट विधि द्वारा धातु के कुछ ऑक्साइड को धातु अवकृत करने में यह प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो ये बस इसका यूज आप याद रखिएगा। अब आइए एल्युमिनियम के कुछ मिश्र धातु देखते हैं। ये आइए एल्युमिनियम के मिश्र धातु के बारे में देखते हैं, ठीक है। जैसे एक है एल्युमिनियम ब्रांज, इसमें क्या होता है, कॉपर 90% और एल्युमिनियम 10% मिला के बनता है। इसका उपयोग बर्तन, सिक्का ये सब बनाने में होता है। दूसरा है मैग्नेलियम, मैग्नेलियम में क्या होता है, Mg, ठीक है, एल्युमिनियम, कॉपर और लोहा मिलता है, ठीक है, जिसमें एल्युमिनियम की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है, और इसका वायुयान निर्माण में होता है मैग्नीशियम का। फिर है निकेलॉय, निकेलॉय में क्या होता है, एल्युमिनियम, कॉपर प्लस निकेल रहता है, ठीक है, इसका वायुयान निर्माण में उपयोग होता है, ठीक है। अगला है ड्यूरेलियम, ड्यूरेलियम में क्या, कॉपर, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम होता है, ठीक है, प्रेशर कुकर वगैरह बनाने में इसका यूज होता है, ठीक है, ड्यूरेलियम का। तो आइए अब आगे देखते हैं। अब एल्युमिनियम के यौगिक के बारे में पढ़ते हैं और उसके यूज पढ़ेंगे। जैसे पहला है एल्युमिनियम क्लोराइड, तो इसका उपयोग जो उत्प्रेरक के रूप में फ्रिंडल क्राफ्ट प्रतिक्रिया में व्यापक तौर पर होता है। ये फ्रिंडल क्राफ्ट याद मत रखिए, नहीं पूछेगा। यह गैसोलीन के उत्पादन में भी उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है। पेट्रोलियम के भंजन में अनाद्र एल्युमिनियम क्लोराइड का प्रयोग होता है, ठीक है। अगला देखते हैं एल्यूमिना के बारे में। यह प्रकृति में बॉक्साइट, कोरंडम, नीलम आदि के रूप में पाया जाता है। बड़े पैमाने पर यह बॉक्साइट अयस्क से तैयार किया जाता है। यह सफ़ेद तथा बेरवेदार पूर्ण होता है, जो जल में घुलनशील है, ठीक है। यह एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, अतः यह अम्ल और क्षार दोनों से प्रतिक्रिया करता है। कौन, एल्यूमिना, पूछ सकता है कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है। इसका उपयोग कृत्रिम रत्न बनाने में, एल्युमिनियम धातु बनाने में, एल्युमिनियम के लवण निर्माण, उत्प्रेरक के रूप में तथा भट्टियों के ये सब में यूज होता है, ठीक है। अगला है पोटासियम, ठीक है। मैं बचपन में पोटासियम का फॉर्मूला याद करके बहुत खुश हो गया था, पता चला कि इसका कोई यूज ही नहीं। पोटासियम का रासायनिक नाम जो होता है पोटास एल्युमिनियम सल्फेट होता है, और ये एक द्विक लवण है। इसका उपयोग रक्त प्रवाह को रोकने में कागज और चमड़ा उद्योग में होता है, ठीक है। अगला है एल्युमिनियम कार्बाइड, ठीक है, ये मिथेनॉइड इसे कहते हैं, और ये एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से मीथेन गैस निकलता है, ठीक है, एल्युमिनियम कार्बाइड। इसके बारे में पढ़ना था, भोपाल गैस ट्रेजेडी में भी इसका ये काफ़ी चर्चा में आया था। आगे देखते हैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कपड़ों को अदाह बनाने तथा जलरोधी कपड़े तैयार करने में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। फिर अगला एल्युमिनियम सल्फेट, इसे हेयर साल्ट भी कहते हैं। ये पूछ सकता है कि इसे हेयर साल्ट कहते हैं। एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग कपड़े की छपाई और रंगाई में होता है, ठीक है, और फिटकिरी बनाने में भी होता है। आइए आगे देखते हैं। ये है अब हम अगला चीज़ देखने वाले वो कैल्शियम के बारे में पढ़ने वाले। उम्मीद है आपको एल्युमिनियम के बारे में ठीक से समझ में आ गया होगा। देखिए ज़्यादा इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा रट्टा रहता है ना, तो आप एक दो दफ़ा वीडियो देखिएगा, समझ में आ जाएगा, या इसके बाद मेरे पढ़ाने के बाद आप लूसेंट फॉलो करिएगा तो भी आप समझ में आ जाएगा आपको। आइए कैल्शियम के बारे में देखते हैं। कैल्शियम प्रकृति में मुक्त अवस्था में ये भी नहीं पाया जाता, परंतु कार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट, फ्लोराइड, सिलिकेट आदि के यौगिक के रूप में ये पाया जाता है, ठीक है। कैल्शियम के यौगिक जो है पृथ्वी के परत में 3.5% उपस्थित होते हैं। कैल्शियम हड्डी, अंडे, छिलके ये सब में, मोलस्का समुदाय के प्राणी में, दूध में सब पाया जाता है। दूध में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि कैल्शियम का निष्कर्षण कैसे होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि कैल्शियम की प्राप्ति कैसे होती है, ठीक है। तो कैल्शियम प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, परंतु
ये कार्बोनेट, सल्फेट, ये सब के रूप में पाया जाता है, ठीक है। अब कैल्शियम का निष्कर्षण देखते हैं, कैल्शियम कैसे निकलता है। कैल्शियम धातु का निष्कर्षण होता है द्रवित कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम फ्लोराइड के मिश्रण से वैद्युत अपघटन द्वारा, यानी कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम फ्लोराइड के मिश्रण से निकालता है, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड को विद्युत अपघटन बनाता है, ठीक है। अब आइए देखते हैं कैल्शियम के भौतिक गुण क्या क्या है। कैल्शियम जो है चांदी की तरह उजली धातु है, अन्य समान धातु की अपेक्षा मुलायम है, परंतु शीशे की अपेक्षा कड़ी है। इसका द्रवनांक कितना होता है और क्वथनांक कितना होता है, एक्चुअली ये पूछ नहीं सकता जनरली, क्योंकि कौन इतना याद रखेगा, इसलिए याद भी मत कीजिएगा, ठीक है। यह नगण्य और तन्य होता है, मतलब नम्य होता है और तन्य होता है, सॉरी। यह ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, ये पूछ सकता है और कंफ्यूज हो जाएगा बच्चा कि ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है कि नहीं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं कैल्शियम का उपयोग। इसका उपयोग जो था एल्कोहल के सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित जाल को हटाने में, धातु के निष्कर्षण में था उनमें सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन को हटाने में। अब कैल्शियम में कुछ यौगिक देख लेते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइम भी कहते हैं, ठीक है। ये क्विकलाइम बहुत बार पूछा गया परीक्षा के दौरान। इसका उजला छिद्र युक्त ठोस पदार्थ है, यह दुर्गलनीय पदार्थ है, यह जल के साथ तीव्र गति से प्रतिक्रिया करता है तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बदल जाता है, ठीक है। इसका उपयोग जो है शुष्क कारक के रूप में निर्माण कार्य में होता है, ठीक है। लाइम प्रकाश उत्पन्न करने के लिए इसका उपयोग होता है। अब आइए देखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। कैल्शियम ऑक्साइड को ही क्विकलाइम बोलते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को देखते हैं, इसे बुझा हुआ चूना बोलते हैं, ठीक है। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर जब H2O मिलाते हैं तो CaOH बनता है, ठीक है। ये एक इसी को बोलते हैं बुझा हुआ चूना। कली चूना की प्रतिक्रिया जल से करने पर बुझा हुआ चूना बनता है। यह एक उजला चूर्ण होता है, ठीक, जो जल में बहुत ही घुलनशील होता है। शुष्क बुझे हुए चूने के ऊपर पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। इसका उपयोग कोल गैस को शुद्ध करने में, शीशा में, ब्लीचिंग पाउडर में, कास्टिक सोडा में, गारा सीमेंट में, ये सब बनाने में इसका होता है। एक्चुअली मकान की सफ़ेदी में भी होता है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं कैल्शियम क्लोराइड के बारे में। कैल्शियम क्लोराइड थोड़ी मात्रा में समुद्र जल में पाया जाता है। यह एक रंगहीन रवेदार ठोस होता है और इसके एक अणु में जल के 6 अणु रवाकरण जल के रूप में उपस्थित होते हैं। यह जल एवं एल्कोहल में घुलनशील होता है, ठीक है। यह डीलिक्विसेंट होता है। कैल्शियम क्लोराइड का उपयोग जल शोषक पदार्थ या डिहाइड्रेटेड एजेंट के रूप में होता है। इसका उपयोग हिम मिश्रण में भी होता है, मतलब जहाँ पे पानी सोखने की जरूरत है वहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड मिलाते हैं, और इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर में तो होता ही। अब है विरंजक चूर्ण, इसी को विरंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, ठीक है। यह कैल्शियम का ऑक्सीक्लोराइड है और औद्योगिक पैमाने पर विरंजक चूर्ण का उपयोग हेसर क्लेवर विधि द्वारा किया जाता है, ठीक है। यह ठोस बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित कर बनाया जाता है, ठीक है। यह सफ़ेद चूर्ण होता है जिससे क्लोरीन गैस गंधक निकलती है, ठीक है। यह एक अत्यंत ही अस्थायी यौगिक है और इसका उपयोग कागज एवं कपड़ों के विरंजन में होता है। यह कीटनाशक के रूप में भी इसका यूज होता है और ये संक्रमण रहित बनाने में भी इसका यूज होता है। अगला चीज़ देखते हैं कैल्शियम के यौगिक के रूप में जिप्सम। जिप्सम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट को जिप्सम कहा जाता है। यह एक स्वर्त रवेदार ठोस होता है और इसका एक अणु में जल के 2 अणु रवाकरण के रूप में रहते हैं। 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर यह प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है, ठीक है। जिप्सम का उपयोग पेरिस प्लास्टर में अमोनियम सल्फेट खाद बनाने में भी किया जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। अर्ध जलयोजित कैल्शियम सल्फेट का सामान्यतः पेरिस प्लास्टर कहते हैं। यह एक सफ़ेद चूर्ण होता है, साथ में इसका यूज जो होता है ना, वो जब हड्डी मूर्ति बनाने में होता है और हड्डी टूटता है जो लगाते हैं उसे ऊपर में, उसी को बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला है सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम। इसे देखते हैं क्या होता है। मोनो कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट और सल्फेट के मिश्रण को सुपर फॉस्फेट कहते हैं। इसे कैल्शियम फॉस्फोराइट नामक खनिज पदार्थ तथा जानवरों के हड्डी द्वारा बनाया जाता है। यह जल में घुलनशील होता है, अतः इसे पौधे आसानी से ग्रहण करते हैं, ठीक है, और ये उर्वरक का भी काम करता है। आगे देखते हैं अगला कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड जो है एक स्लेटी रंग पदार्थ होता है। इसे नाइट्रोजन गैस में उपस्थित 1200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर कैल्शियम साइनाइड बनाता है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है, ठीक है।
अब आगे देखते हैं नाइट्रोलियम। ठीक है, आइए नाइट्रोलियम के बारे में देखते हैं। कैल्शियम साइनाइड को नाइट्रोलियम कहा जाता है, इसका उपयोग खाद के रूप में होता है। फिर है हाइड्रोलियम, हाइड्रोलिथ। ठीक है, कैल्शियम हाइड्राइड को हाइड्रोलिथ कहते हैं, और कैल्शियम धातु को हाइड्रोजन के साथ गर्म करने पर कैल्शियम हाइड्राइड या हाइड्रोलिथ बनता है। ठीक है, अगला देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट यह प्रकृति में चूने में पत्थर, संगमरमर, खड़िया आदि के रूप में काफ़ी मात्रा में पाया था। मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ यह डोलोमाइट के रूप में भी पाया था। यह एक उजला ठोस पदार्थ होता है और यह जल में अघुलनशील होता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग दांत मंजन बनाने में, पाउडर बनाने में इस समय किया था, और सीमेंट उद्योग में भी इसका प्रयोग किया था। चलिए आगे देखते हैं कैल्शियम फॉस्फेट के बारे में। कैल्शियम फॉस्फेट का प्रयोग टूथपेस्ट में बनाने में होता है। उम्मीद है आपको ये सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों, अब मैग्नीज के बारे में देखते हैं। ठीक है, कि मैग्नीज क्या होता है और क्या काम है इसका। मैग्नीज जो होता है, मैग्नीज का निष्कर्षण मुख्य तरह पायरोलुसाइट नामक अयस्क से किया था। अब ये अयस्क का नाम पक्का पूछ सकता है आपसे, पायरोलुसाइट किसका अयस्क है। ठीक है, अब मैग्नीज के यौगिक देखते हैं। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट, ये मैग्नीज के अयस्क होते हैं, और इसको लाल दवा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और ये रवा बैगनी रंग का होता है, और ये साधारण और मतलब गुलाबी रंग का विलयन बनाता है। ठीक है, बस इससे इतना ही याद रखें, और कीटाणु रहित होता है। ठीक है, बस इसका बस इतना याद रखें। अब अगला ये जो इम्पोर्टेंट एक है मैग्नीज डाइऑक्साइड के बारे में। इसे शुष्क सेलों में मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है विध्रुवक का कार्य करता है। नोट, जीवित मानव शरीर में मैग्नीज सबसे कम पाया जाने वाला तत्व है। ठीक है, बॉडी में सबसे कम पाया जाने वाला तत्व क्या है, मैग्नीज। ठीक है, अब आइए लोहा के बारे में देखते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। आइए लोहा को देखते हैं ध्यान को। लोहा एक संक्रामक धातु है और भूगार्भिक तत्वों में लोहा का चौथा स्थान है। प्रकृति में लोहा मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। ठीक है, हरी सब्जी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह मानव रक्त के हीमोग्लोबिन में भी उपस्थित होता है। अब लोहे को निकालते कैसे, वात भट्ठी का प्रयोग किया जाता है। लोहे का निष्कर्षण मुक्त लाल हेमेटाइट अयस्क से किया जाता है, और मैग्नेटाइट लोहा का चुंबकीय अयस्क है। ठीक है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट के बारे में पढ़ते हैं। अब आइए लोहे के किस्में के बारे में पढ़ते हैं। लोहे का कौन कौन सा टाइप होता है, इस पे सवाल आते हैं एग्जाम में। ठीक है, एक है ढलवा लोहा। इसमें कार्बन की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। ठीक है, इसी कारण यह कठोर एवं भंगुर होता है। इसमें फास्फोरस, सिलिका, मैग्नीज आदि अशुद्धियों के रूप में उपस्थित रहता है। यह सबसे निम्न कोटि का लोहा होता है। यह भी दो प्रकार का होता है, सफ़ेद ढलवा लोहा और भूरा ढलवा लोहा। सफ़ेद ढलवा लोहा में कार्बन की अधिकांश मात्रा युक्त अवस्था में रहती है, जबकि भूरा ढलवा लोहा में कार्बन की अधिकांश मात्रा ग्रेफाइट सूक्ष्म रवों के रूप में रहती है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगला है पिटवा लोहा। ठीक है, पिटवा लोहा को देखते हैं। इसे ढलवा लोहा से प्राप्त किया था, और यह अपेक्षाकृत शुद्ध लोहा होता है, और ये आघातवर्ध होता है। ठीक है, इसको चादर के रूप में यूज करते हैं। अगला है इस्पात। यह लोहा और कार्बन का एक मिश्र धातु है, और इसमें कार्बन की मात्रा ढलवा लोहा से कम होती है, और ये 4 प्रकार का होता है, पर इसका प्रकार नहीं पढ़ना है हमको। ठीक है, अब इस्पात के कुछ मिश्र धातु हैं, ये पढ़ना जरूरी है। ठीक है, जैसे स्टेनलेस स्टील के बारे में। स्टेनलेस स्टील, इसमें 15% क्रोमियम, और यह कठोर होता है, इसमें जंग भी नहीं लगता, और इसका उपयोग बर्तन ये सब बनाने में होता है। फिर मैग्नीज इस्पात, इसमें मतलब मैग्नीज मिलाया जाता है। ठीक है, कुल मिला के इसका रेल पटरी के लिए। तो फिर निकेल इस्पात, इसमें निकेल मिलाया जाएगा। फिर इनवार, इसमें निकेल 36% होता है। ठीक है, तो ये घड़ी का पेंडुलम बनाने में होता है। फिर टंगस्टन स्टील। ठीक है, टंगस्टन स्टील में टंगस्टन मिला रहता है। ठीक है, फिर क्रोम इस्पात, ये सब अब नहीं पढ़ना। ठीक है, भौतिक गुण देख लेते हैं लोहे का। लोहे का जो भौतिक गुण है ये है, देख लीजिए। लोहा शुद्ध सफ़ेद मुलायम होता है, और इसका द्रवनांक कितना होता है, 1500 कुछ डिग्री सेल्सियस, और क्वथनांक होता है 2400 कुछ डिग्री सेल्सियस। रासायनिक गुण नहीं याद करना है। हाँ, ये याद करना, लोहे की निष्क्रियता। लोहे की निष्क्रियता क्या होती है देखते हैं। अति शांत था। नाइट्रिक अम्ल में लोहे का टुकड़ा डालने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होता। लोहे के टुकड़े अम्ल में डालने पर निष्क्रिय हो जाते हैं। इसे निष्क्रिय लोहा यानी पैसिव आयरन कहते हैं। निष्क्रिय लोहा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। लोहे की निष्क्रियता उस पर
फेरसोफोरिक ऑक्साइड की परत में बैठ जाने के कारण था। निष्क्रिय लोहे को पुनः सक्रिय बनाने के लिए हाइड्रोजन की प्रवाह करी जाती है। ठीक है, अब लोहे का जंग लगना देखते हैं। लोहे को आर्द्र वायु में छोड़ देने पर उसके ऊपर जंग लग जाता है। ठीक है, तो इसका होता है क्या है, और निम्नलिखित विधियों जंग से बचाया जाता है। उसको जंग पर बचाने के लिए क्या काम करते हैं, लोहे के ऊपर अलकतरा या एल्युमिनियम की पेंट लगा देते हैं, लोहे को लाल तप्त या उसके जलवाष्प से प्रवाहित करते हैं, या लोहे का जस्ता कर देते हैं, यानी गैल्वेनाइज कर देते हैं। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। लोहे का तप्तीकरण, ये क्या होता है देख लेते हैं एक बार। इस्पात को लाल तप्त कर जल या तेल में डुबाकर शीघ्र ठंडा करते, अत्यंत कठोर या भंगुर होता है। इस कारण यह इस्पात अत्यंत कठोर या भंगुर होता है। यह क्रिया इस्पात का कठोरीकरण कहलाता है। ठीक है, तो आइए और ये देख लेते हैं, इस क्रिया को इस्पात का एनेलीकरण भी कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। बाकी हम आगे तांबा से अगले कक्षा में करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।